सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लास्ट क्लास से आगे पढ़ेंगे, और क्या है, कुछ नया थोड़ी है। लास्ट क्लास में हम जो देख रहे थे, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास कितनी ऊर्जा होती है, हमें जानने की इच्छा रखते हैं। तो कैपेसिटर के पास जो भी एनर्जी है, इसके बारे में अगर आपको समझना है तो सिंपल तरीका है कि वर्क जो होता है वो वी डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाता है, होता है। अच्छा, ये तो मैंने जो बोर्ड पे लिखा है तुम्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, वर्क डन वी डी क्यू। क्योंकि आज तक तुम वर्क को क्या पढ़ते थे, इंटीग्रेशन क्यू डीवी, हाँ या ना, यही तो पढ़ते थे। लेकिन आज मैंने इसको ऐसा लिखा है, इसका रीज़न पता है क्यों है ऐसा? क्योंकि कंडक्टर की जो सरफेस है वो कैसी रहेगी, ईपीएस रहेगी। कंडक्टर पे तुम्हें जो चार्ज देना है, चार्ज दोगे तभी तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी किसी भी कंडक्टर में। सही बात है। जब कंडक्टर के अंदर चार्ज दोगे तो एनर्जी स्टोर होगी, तो वहां पे वेरिएबल चार्ज हुआ ना। तो जैसे कि कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पर मैंने कोई डी क्यू चार्ज दिया, तो तुम्हें कुछ दिन पहले ऐसा बताया था क्यू बराबर सी वी, मतलब लास्ट क्लास में। तो यहाँ से वी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी। इसको यहाँ डाल दो तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा क्यू बाई सी डी क्यू का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू क्यू। तो ये हो जाएगा वन बाई सी कॉन्स्टेंट तो बाहर हो गया, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई टू फ्रॉम जीरो टू क्यू। तो वर्क मतलब हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई, या ऐसा बोल लो क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ये जो मैंने वर्क लिखा है, ये वर्क ही क्यों लिखा है, इसके बारे में थोड़ा विचार किया जाए। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे चार्ज क्यू है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल वी है, क्योंकि क्यू चार्ज देने पे इसमें वी पोटेंशियल आएगा। अब मैंने इस पर छोटा सा चार्ज डी क्यू और रखा, तो इस डी क्यू को रखने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ा। जो मैंने वर्क किया वही वर्क लिखा है वी डी क्यू। ओके, जब इस पर चार्ज जीरो था, जीरो से लेके क्यू तक मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया, तो मुझे इस कैपेसिटर को चार्ज करने में मैंने जो भी वर्क किया वो मुझे पता चल गया। जितना वर्क मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज करने में किया, वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी स्टोर्ड है क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाई सी। अब इसमें तुम्हें ये पता है कि Q बराबर सी वी होता ही है, ये बात तो तुमको पता ही है। तो इसमें Q बराबर सी वी डाल दोगे तो सी वी का स्क्वायर सी से सी कट जाएगा, तो यही हाफ सी वी स्क्वायर बन जाता था, जो कि अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। ये वाली बात ये सारे फॉर्मेट देख लिए थे। बस आज मुझे तुम्हें एक ये छोटा सा डेरिवेशन बताना था, इतना सा, दैट्स इट। ठीक है, छाप लो। कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस सी, कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस सी, इसी में लिख लेना एक लाइन, कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज charged with battery up to potential V. Then charge is stored in the conductor. Conductor of capacitance C is charged with battery up to potential V. Then charge stored in conductor is, Q बराबर CV, is Q बराबर CV। और ये जो ऊपर वर्क लिखा है ना, ये हमने जब इस कंडक्टर को फर्दर चार्ज डी क्यू दिया है उसमें ये वर्क लिखा है। तो ये चित्र तो बना ही लिया है वैसे तुमने, इस चित्र के पास यहाँ पे कहीं लिख लेना, चित्र के आसपास कहीं भी जहाँ जगह हो थोड़ी बहुत, एक लाइन, वर्क डन इन फर्दर सप्लाई ऑफ डी क्यू चार्ज, वर्क डन इन फर्दर सप्लाई ऑफ डी क्यू चार्ज
ये हम जानने की इच्छा रखते हैं। इस W जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो W हमने कैलकुलेट किया है ना, वो यही है। ठीक है, देखो क्या है, कैपेसिटर था ये नल्ला, इसके पास कुछ नहीं था, खाली पड़ा था। इस पे मैंने क्यू चार्ज टोटल दे दिया और पूछा बताओ कितनी एनर्जी स्टोर हो गई। तो वो क्यू चार्ज टोटल कैसे आया होगा, इस पे सोचो। तो पहले मैं छोटे छोटे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू देते गया होगा, ये चार्ज हो गया होगा। तो उसको सोचा ऐसे गया कि एक टाइम पर इसमें टोटल कितना चार्ज आ गया, क्यू। उस वक्त इसका पोटेंशियल कितना हो गया, वी। फिर मैंने इसमें फर्दर डी क्यू चार्ज दिया, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा, इतना करना पड़ा वी डी क्यू। तो फिर मैंने उसे इंटीग्रेट कर दिया कि एक काम करते हैं, जीरो से लेके क्यू तक जितना भी वर्क करना पड़ा वो सीधा मैं यहाँ से निकाल लूंगा। ठीक है, चलो। तो ये बहुत ही घटिया चीज़ थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, नेट वर्क डन बाय बैटरी। नेट वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। नेट वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ईएमएफ की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी प्लेट का, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो वो हमसे कह रहा है क्या ना, इसको चार्ज करना है। तो चार्ज करेंगे तो जैसे इसका पोटेंशियल, ये अच्छा नहीं लग रहा, वी मान लो, कैपेसिटेंस ही मान लो। तो मुझसे कोई बोले कि भैया एनर्जी स्टोर कितनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये अभी अभी तुमने कैलकुलेट कर लिया, हाफ सी वी स्क्वायर। इसमें कोई समस्या है क्या? अब अगली चीजें हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन बाई बैटरी। तो सुनो मेरी बात, वर्क डन बाई बैटरी होता है सी वी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो हिस्से हुए, आया ना। 50% तो स्टोर हो गया कैपेसिटर में, और 50% हो गया लॉस, क्योंकि यहां से चार्ज आएगा तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो तार भी तो गर्म होंगे। तो 50% लॉस हो गया। तो हाफ सी वी स्क्वायर अगर टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, तो बैटरी को उसका डबल वर्क करना पड़ता है, जिसमें से हाफ सी वी स्क्वायर तो स्टोर हो जाता है और हाफ सी वी स्क्वायर लॉस हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, छाप लो। छाप लिया? आपको स्फेरिकल कैपेसिटर में ये जब नॉर्मल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद पढ़ाऊँगा, जो जेई नीट के लिए काम का है। अभी सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पढ़ लो, इससे थोड़ा तुम्हारा जीवन चलना शुरू हो जाएगा बोर्ड लाइक। तुमको एज इफेक्ट बता दिया, चित्र बना लिया था तुमने, कर्व लाइनें हैं दो प्लेट के बीच वाली, है ना? ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो ये मुद्दे की चीज़ हो गई। ठीक, मतलब अपन ने मेन मेन चीज़ पढ़ ली। अब देखो, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness T in parallel plate capacitor। अच्छा मेरे प्यारे खरगोशों, एक बात बताओ, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? इसमें तुम्हें क्यूब जो कैपेसिटेंस था, वो कैपेसिटेंस कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी याद है कि नहीं है? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ए क्या था? ये बात कहीं लिखा ही है क्या मैंने? अरे पढ़ाया तो होगा ही ना यार, ऐसा थोड़ी कि नहीं बताया होगा। क्या लिखा है? हाँ जी, ए, अच्छा इसके नामकरण नहीं बताया ना क्या क्या है ये? देखो बेटा, ए इज ओवरलैपिंग एरिया है, वहां पर ऐसा लिख लेना, इट इज ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया मतलब दो प्लेट हैं, दो प्लेट का वो एरिया जो आमने सामने है, वही एरिया लेना है। अगर मान ले ये प्लेट ऐसे रख दूं, तो अब ओवरलैपिंग एरिया कम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन होगी तो इतना ही ओवरलैपिंग एरिया आएगा। चमक गई बात? और डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ये लिख देना, डी इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। बाकी तो तुम समझदार हो। ओकी, आया ना? ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाए तो क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो आओ बातें करें। ये सारा गेम तो यही है। ये थोड़ा सा तो तुमको बता दिया था, बताया था कि नहीं बताया था? थोड़ा सा तो बताया था ना यार, एक तो बताते नहीं हो। डाइइलेक्ट्रिक पढ़ा दिया तुमको, तो ये तो बताया ही होगा ना कि यहाँ पर अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दूँ तो इसके अंदर की पूरी दुनिया बदल जाती है। ये प्लस क्यू माइनस क्यू, या इसको प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा बोल सकते हैं। और तुमको ये भी बोला था कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस होगा। हाँ या ना? ये सब बता चुका हूँ, नहीं बता चुका? सही बात है। इसकी जो थिकनेस है कितनी है? टी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? डी। ठीक है, बोर्ड में नजर बनाओ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि नया कैपेसिटेंस इस सिस्टम का कितना है। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो लग नहीं सकता, क्योंकि ये तब लगता जब ये फ्री स्पेस होता है इनके बीच में। यहाँ पर जब कोई भी मीडियम नहीं है तब तुमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रखा है ना। अगर यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूंगा तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? तो इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया है के। के इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कई लोगों के पेट में वापस से दर्द हो सकता है कि सर क्या ये वाला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है? तो इसका आंसर है नहीं, ये वाला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है। ये वाला के वो वाला है जिसे तुम के बराबर एप्सिलॉन आर बोला करते थे ना, ये वो है। ठीक है, तो के से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, अब हुआ क्या कि यहां पर मैंने जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक को रखा तो मेरा काम है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पोटेंशियल डिफरेंस होता था E इंटू डी, यही था ना फॉर्मूला। तो इन दोनों प्लेट के बीच का जो डेल्टा वी था, वो डेल्टा वी वी बचेगा, क्योंकि एक साइड का तो पोटेंशियल मुझे जीरो ही रखना है। तो यहाँ का पोटेंशियल जो भी होगा वो कितना हो जाएगा? वी। वी पोटेंशियल है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लेंथ में है, कोई बता सकता है क्या भाई सौंदर्या? ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने फीट, कितने लेंथ में है? डी माइनस टी, परफेक्ट। कितने में है?
डी माइनस टी। अरे इसके अंदर तो चेंज हो गई ना, इसके अंदर कितनी है, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। ठीक है भाई। दूसरा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस कितने में है, तो पता ये टी में। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। तो ये तुम्हें पोटेंशियल पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू कितनी थी, अब तुम यार बताते ही नहीं हो। अच्छा, तुम्हें थोड़ा सा और ज्ञान देने की जरूरत है, सुनो, भोले बच्चे हो ना। होता क्या है कि जो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई माइनस ई इंड्यूस, इसकी कहानी में यहाँ पे थोड़ी अलग से बता रहा हूँ, सुनना। ई माइनस ई इंड्यूस है, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ये वैल्यू ई नॉट बाई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, ई नॉट बाई के। ये कहाँ से आया होगा, देखो, जो ई इंड्यूस है उसकी वैल्यू कितनी है, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, यहाँ से आया है। इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है। क्या हुआ कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, अगर जैसे कोई भी एक मीडियम है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है और यहाँ पर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के टाइम्स हो जाता है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया तुम्हारे लिए, चमका। ठीक, अब इस एक्स्ट्रा ज्ञान का इस्तेमाल अपन यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर ये तो हो गया तुम्हारे पास, रंग बदला जाए यार, तो ये तो हो गया तुम्हारे पास ई नॉट डी माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस, इसको डायरेक्टली क्या मैं ई नॉट बाई के लिख दूं, वहां से इसको नीचे वाले को हटा ही दो, तो तुम्हें कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस ऐसा ऐसा होता है, इनटू टी, चमक गई बात, इज इक्वल टू वी। अगर इतना चमक गया तो फिर अब इसको छोटा कर लिया जाए। छोटा इसी से होगा, सेम हो जाएगा। देखो, अब जब ई वी बराबर ये हो गया इतना, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, वी बराबर ई नॉट को तो कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना बचा कि नहीं बचा। अच्छा, Q बराबर क्या था तुम्हारे पास, सी वी, और V बराबर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था अपसिलॉन नॉट ए बाई डी। कोई भी याद बता सकता है ये मैंने कहाँ से निकाला था, हाँ बताओ बताओ कैसे निकाला था। हम्म 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 V की वैल्यू क्या रखी थी, अरे वो तो मैंने ये रखा ही है। हाँ ठीक है, हाँ सोचो, भूल गए। हाँ 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 हाँ, क्या क्या था, क्या था, Q इंटू डी ए एप्सिलॉन नॉट, ये क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी बराबर वी लिखा था ना। अच्छा, चलो याद है मतलब तुम लोगों को। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू तो सीधा मैं यहाँ से क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख ही सकता हूँ, हाँ है ना, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट नहीं, हाँ यही होगा ना, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यस। तो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, समझ में आ गई बात। क्यू बराबर सी वी लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा सी वी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, वी से वी कट गया, तो यहाँ से मेरे पास जो सी निकल के आया वो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के।
बात चमकी? नहीं चमकी? आसान है। ये डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड बोर्ड में नहीं आ रहा है, तुम डेरिवेशन के लिए परेशान मत हो। क्या ई नॉट की वैल्यू कैसे लिख दी, ये पूछ रहा है? मैंने यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली, मैंने बाद में q बराबर cv रख दिया, क्योंकि q बराबर cv होता है, तो मैंने v से v काट दिया, मेरे पास c बच। इससे वो तो इससे ऊपर वाला स्टेप है। यहाँ पर मैंने ई नॉट की वैल्यू कितनी रखी है, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लास्ट क्लास में ड्राइव कर चुका हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बस मैंने वो रखा है। दिमाग से उतर गया, कोई बात नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं इसीलिए बहुत कम पढ़ा रहे हैं, फिर भी दिमाग से उतर रहा है, कोई बात नहीं। तो इतना मेरे को समझ में आया कि अगर दो स्लैब के बीच में, अगर अपन एक दो प्लेट के बीच में अगर अपन एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे, तो ऐसे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा। बाकी सब भूल जाओ, ये फॉर्मूला तो याद रख पाओगे, है ना? बाकी सब डेरिवेशन की लोड नहीं लेना अपने को फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप लोग ये फॉर्मूला याद रख पाए तो फिर अब देखो इससे क्या क्या चीज़ें तुम्हारे जीवन में आसान हो गई। बोर्ड के लिए जो आता है वो आता है कि पूरा डाइइलेक्ट्रिक भर दो, ठीक है? मतलब अब अगर मैं कह रहा हूँ पहला केस, इफ के बराबर इनफाइनाइट हो जाए, के बराबर इनफाइनाइट मतलब होता है मेटल स्लैब हमने रख दी, मेटल स्लैब का जो के होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है? कितना होता है? इनफाइनाइट। तो अगर तुमने के को इनफाइनाइट रख दिया तो सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? ज़ीरो। कितना चमक गया? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि इफ़ के बराबर जीरो, के बराबर जीरो होता है बेटा इंसुलेटर, इट इज़ इंसुलेटर। अगर ये इंसुलेटर है तो सी बराबर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट मतलब कैपेसिटेंस कितना हो गया? ज़ीरो, क्योंकि इंसुलेटर में कोई भी एनर्जी स्टोर होने वाली नहीं है। इतनी बात चमक गई? इस छोटे से फॉर्मूले से और तुम्हें मज़ेदार चीज़ें दिखाता हूँ, जिससे कि तुम्हारे पास ये दो प्लेट हैं, इन दो प्लेट के बीच में मैंने एक इस तरीके से स्लैब रख दी, इस स्लैब की जो थिकनेस है वो थिकनेस है यहाँ से लेके, मान लो सपोज करो ये थिकनेस दे दी अपन ने d/2 दे दी, ठीक है? और इसका जो k है, k दे दिया मैंने 5, k की वैल्यू कितनी दे दी? 5। और पूछ रहा हूँ अब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी d है एंड ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है a है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन, एग्जाम्पल से ही समझ लो, तो फाइंड कैपेसिटेंस ऐसा लिख लो। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो यहाँ से क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी की जगह d/2 प्लस d/2 अपॉन के की जगह कितना डाल देंगे? 5। सही बात है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए d/2 प्लस d/10, तो ये 5 और एक 6 मतलब 10 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 60, ठीक है? ये सब आसान चीज़ें हैं, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू ही डालनी है। अब आ जाओ बोर्ड लेवल पे क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है और क्या तुम्हारे काम का है। देखो बोर्ड लेवल पे क्या करेगा कि मेरे पास एक स्लैब है, इस पूरी स्लैब को मैंने भर दिया, तो पहली बात तो T बराबर किसके हो गया? D के, अगर तुमने पूरी स्लैब को भर दिया। अब तुमने अगर पूरी स्लैब को भर दिया और यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक कितना है? K। पूछेगा अब इसका कांस्टेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के में जब तुम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस डी प्लस डी बाई के करोगे, हे मेरे प्यारे कछुओं, क्या ये एप्सिलॉन नॉट A बाई डी नहीं बनेगा कैपेसिटेंस? मतलब एक
के टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ? सी इज के टाइम्स ऑफ सी नॉट, सही बात है। मतलब अगर किसी प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरे का पूरा कंप्लीटली इंसर्ट कर दिया जाए, उसके पूरे स्पेस में कोई जगह न छोड़ी जाए, उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है? के टाइम्स। अगर इस के की जगह अगर मैं एक मेटल स्लैब डाल दूं, जो इंसुलेटर है ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसकी जगह मेटल स्लैब डाल दूं, तो मेटल स्लैब डालने में के की जगह क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस कितना हो गया? इनफाइनाइट। चमक गई बात? ठीक है, समझ गए पूरी कहानी? ओके। तो तुम्हारे जो काम की चीज़ है बोर्ड के लिए वो तो ये है। मैं बेस बनाता जा रहा हूँ तुम्हारा, क्योंकि जब मैं आगे थोड़ा एडवांस पढ़ाऊंगा अगली कुछ क्लासेस में, जब ये सिलेबस ख़त्म करूँगा, तो फिर ये सब काम आएगा। हमारे लिए काम का ये है कि अगर पूरी की पूरी एक स्लैब चिपका दी जाए तो क्या होगा। बहुत बढ़िया। चलो, ये क्या हो गया ऐसे? ये क्यों आ गया? अच्छा, ये पहले बताया था। ये लिखने की ज़रूरत है क्या? लिखने की ज़रूरत तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसा लिख देना जब लिखना तब। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, बस ऐसा लिख देना। हाँ, तो दूसरी चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये वहीं लिखना है ना, पहले पहले ही लिखना। तो चाहो तो अभी लिख सकते हो तुम, जो सबसे पहले जो तो भी तुमने हेडिंग डाली है, उस हेडिंग में पहली चीज़ यही लिख दो। एक लाइन लिख के खींच के छोटी सी, सबसे पहली चीज़ यही लिख दो। चमकी चमकी, चमका चमका। बोर्ड पे नज़र बनाएंगे, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे। जैसे ये स्लैब तुमने पूरी भरी, पूरी भरने पे काफ़ी कुछ हो गया है ना, वो मैं बाद में ही बताता हूँ। पहले ना तुम एक काम करो, पहले ना तुम लिख लो, पहले छाप लो, फ्री में पढ़ाऊंगा ये। यहाँ से छापना है, ये तो छाप लिया था आपने, आपको यहाँ से छापना है, यहाँ से छापिए। चलो भाई आगे देखते हैं। तो चलना आगे, हाँ। तो हमने ये देख लिया, अब हम क्या करने वाले थे यार? हाँ, हम तुम्हें कुछ और बताने वाले थे, सुनो। देखो बात ऐसी है कि कैपेसिटर में तुमने अभी ये देखा कि डाइलेक्ट्रिक भरने पे उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब ना ये डाइलेक्ट्रिक भरना अपने आप में एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। डाइलेक्ट्रिक भरने से बहुत कुछ बदल जाता है। तो दो केस होते हैं। पहली बात, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, देखो जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो बैटरी कभी भी पोटेंशियल को चेंज नहीं होने देगी। इसका मतलब जो कैपेसिटर होगा उसके आसपास पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तुम समझे इस बात को मेरी? ठीक है। तो जब इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बोलता है अब मैंने इसके अंदर ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स, जब अपन ने इस पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी तो पूछता है कि बताओ क्या क्या होगा। सुनते जाएंगे। सबसे पहली बात, पहले कैपेसिटेंस था सी नॉट अपसलन नॉट ए बाई डी, आया ना। बाद में मैं ऐसा बिफोर एंड आफ्टर लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इधर बिफोर, इधर आफ्टर।
तो बाद में ये हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स A बाई डी। तो इसको अपन बोल देंगे कि C बराबर हो गया K C नॉट। तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दूसरी चीज, कैपेसिटेंस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बेटा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, आया ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है, तो थोड़ा सा सोच के बता कि जब यहाँ पर अपन ने डाई इलेक्ट्रिक भर दिया, तो डाई इलेक्ट्रिक भरने से क्या यहाँ पे चार्ज चेंज नहीं होगा? मतलब जो Q नॉट था पहले, अगर चार्ज में इसमें Q नॉट बोल दूं तो Q नॉट कितना था? CV था कि नहीं था? अब बाद में कितना हो गया? तो बाद में जो Q हो गया, या CV नॉट बोल दो, तो बाद में इनिशियल या V ही रहेगा ये तो, या बैटरी तो V की ही है। बाद में Q को तुम क्या लिखोगे? C नॉट है, K C नॉट इंटू V, ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्योंकि चार्ज का तो फॉर्मूला CV रहेगा। CV में C की जगह क्या रख दोगे? K C नॉट। तो यहाँ पर जो चार्ज है, वो चार्ज भी देख गौर से, चार्ज K टाइम्स हुआ है कि नहीं हुआ है? आया ना? ठीक है। तीसरी बात, अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में अब तुम्हें कन्फ्यूजन शुरू होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, आया ना? यहाँ पर देख Q भी चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी चेंज हो रहा है, सही बात है। तो फिर अपन को इस फॉर्मूले की बजाय हमको बेसिक फॉर्मूला जाना चाहिए, जो कि होता है V बाई डी। क्या फॉर्मूला होता है बेसिक? V बाई डी। क्या इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल चेंज हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यही तो मेन बात है कि पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि बैटरी लगी हुई है। अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा? नहीं। पोटेंशियल भी चेंज नहीं हुआ, ना इनके बीच का सेपरेशन चेंज हुआ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितना रहेगा? V बाई डी। अगर मैं इसको E नॉट नाम दे दूं, तो ये दिस शुड बी इक्वल टू E नॉट। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद जो एक चीज जो अपन को बाय डिफॉल्ट पता ही रखनी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, कि पहले अगर पोटेंशियल V नॉट, या पहले अगर पोटेंशियल V है, तो बाद में भी पोटेंशियल V ही रहेगा। पांचवी बात, कुछ कहना चाहती हो? पांचवी बात ये, हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी थी अपने पास कितना? हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी के कितने फॉर्मूले थे? 3। कौन सा कब लगाना है, ये सोचने वाली बात है। जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो हाफ CV स्क्वायर लगाना है, जब चार्ज कांस्टेंट हो तो Q स्क्वायर बाई 2C लगाना है। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। यहां पर हाफ CV स्क्वायर में V कैसा है? कांस्टेंट। तो इसको अगर मैं U नॉट नाम दे दूं तो ये C नॉट हो गया। तो यहां पर जो नई एनर्जी होगी वो हाफ K C नॉट इंटू V स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? तो जो एनर्जी है वो भी कितने टाइम्स हो गई? K टाइम्स। चमकी बात? ठीक है। एनर्जी समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, चार्ज समझ में आ गया, और कैपेसिटेंस समझ में आ गया। इसके अलावा और कुछ देखा क्या तुमने अभी तक? अरे देखा क्या? नहीं देखा। अब देखो इसका दूसरा केस। मैं इसको इसी पेज पे पढ़ा दूं छोटा करके, या अलग दूसरा पेज इस्तेमाल करें? इसी में पढ़ा दो सर, क्या है इतना दिमाग लगा रहे हो सर? लो सर, इतना सा कर दिया, दिख रहा है क्या? ठीक है चलो। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। अब देखो दूसरा गेम। दूसरा गेम क्या है? व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड। दूसरा केस है, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड। मतलब ये कैपेसिटर है आराम से, इसमें कोई बैटरी नहीं कनेक्ट है। जब बैटरी नहीं कनेक्ट है, अब तुमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया। जब तुमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, तो यहाँ पर क्या चीज नहीं बदल सकती है? चार्ज। क्योंकि चार्ज कहीं आ जा नहीं सकता। तो जब बैटरी डिसकनेक्टेड हो तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जब बैटरी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। बस ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अगेन बिफोर एंड आफ्टर सारी बातें मैं एक साथ बता रहा हूँ,
आप लोग देखते जाएंगे। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर क्या, किसके बिफोर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के पहले, आफ्टर मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद। लिख भी रखा है इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स, वही बात कर रहे हैं अपन। चलो देखो, तो पहली चीज कैपेसिटेंस को ही लेके आ जाते हैं। कैपेसिटेंस सी नॉट इज अपसलन नॉट ए बाई डी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आफ्टर सी इज के अपसलन नॉट ए बाई डी, तो ये सी हो जाएगा आपके पास के सी नॉट, सही बात है। ये तो के टाइम्स हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात, तो कैपेसिटेंस दोनों में सेम रहेगा, के टाइम्स हो जाएगा। दूसरा, चार्ज की बात कर लेते हैं क्यू नॉट, तो यहाँ पर भी जो चार्ज रहेगा वो क्यू नॉट रहेगा, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी ही यही मानी है कि बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज। तीसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब एक बात बताओ, चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट है तो E का फॉर्मूला कौन सा लेना चाहिए, V बाई डी, क्योंकि V तो चेंज होगा, V बाई डी, या फिर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस बार चार्ज कैसा है, कांस्टेंट। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन ए इंटू के एप्सिलॉन नॉट। ये बात तो बता ही रखी है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे थे कि जो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट कर देना है हर बार, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास ई नॉट बाई के टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया ई नॉट बाई के टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट बाई के टाइम्स। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद फिर बच्चों ने क्या पता किया है, पोटेंशियल। सर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, तो पोटेंशियल निकालने का बेस्ट तरीका है क्यू बाई सी, ठीक है। इट इज वी नॉट, इट इज क्यू नॉट, इट इज सी नॉट। क्या पोटेंशियल सेम रहेगा, तो देखो भाई चार्ज तो उतने का उतना ही रहना है, क्या बदलेगा, के, तो उसकी जगह क्या लिख दूंगा, के सी नॉट। तो जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई के, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या बचा, एनर्जी। एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन वो कब था, जब वी कांस्टेंट था। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। क्यू कैसा है बेटा, कांस्टेंट, तो जो यू होगा हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू के सी नॉट, इसको सी नॉट क्यू नॉट लिख दो। तो ये हो जाएगा आपके पास u इज इक्वल टू यू नॉट बाई के, तो कितने टाइम्स हो गया, 1 अपॉन के टाइम्स। समझ गए सारी बात, पूरे डिस्कशन में कोई डाउट, छापो। जब परिवार के साथ कसौल घूमने गए तो कैसा अनुभव था आप लोगों का। अच्छा लिख रहे हैं आप, लिखिए लिखिए, लिखने वाले को कौन रोक पाया है। तो परिवार वाले भी तुम्हें कसौल लेके गए। एक्चुअली मैं जब पहली बार कसौल गया, मैं एक ही बार गया हूँ, पहली बार गया, तो मैं क्या करने गया था, गुड क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो जब कसौल में गए तो वहाँ पे मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों गए थे, और दोनों जब वहाँ पे जैसी बस से उतरे तो भुंतर से बस जाती है ना, जो तुम लोग गए होगे अगर तुम्हें आइडिया होगा, तो वहाँ से बस जाती है। तो बस पकड़ के गए, वो तो बस वाले रास्ते, वो एक तो रास्ता ऐसा है कि एक तरफ खाई है, पूरा पूरी नदी है, तो ऐसा लगता है कि अब नीचे गई कि अब नीचे गई, पूरे टाइम एकदम हालत ख़राब रहती है। जैसे ही वहाँ उतरे, वहाँ पे जैसी बस खड़ी हुई तो पता चला कि यही जो 10 मकान रोड पे दिख रहे हैं ना, इसी जगह को कसौल कहते हैं। मैंने कहा भाई यहाँ पे क्या है, कह रहा है उतरो तो सही फिर देखेंगे। जैसे ही उतरे वैसे ही वहाँ पे एक बड़ी जटाओं वाला व्यक्ति आया, हमें लगा कोई महापुरुष होगा। बड़ी जटाओं वाला व्यक्ति आते ही कहता है हमसे, माल चाहिए माल चाहिए माल चाहिए। समस्या क्या है कि हम और हमारा मित्र, हम दोनों ही साधु पुरुष हैं, तो जब हम वहाँ पर
हम 3 दिन रुके थे वहाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, ऐसा उधर नदी की बहती है, वहाँ पे लोग कम ही आते हैं। शाम को नदी के पास बैठो, दिन में आराम से वहाँ पे ऊपर गुरुद्वारा है उधर, है ना, गुरुद्वारे में खाना खाने जाते थे, खाना खा के लौट आते थे, फिर आराम से शाम को बैठते थे, फिर जाते थे खाना खाने, यही हमारा काम था बस। फिर उसके ऊपर और आगे जाओ तो वहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा था उस टाइम, अब तो बन गया होगा, डैम बन रहा था, डैम का काम स्टार्ट हुआ था। तोश तोश विलेज है ना ऊपर शायद वहाँ पे, तोश, जहाँ तक मुझे नाम याद सही से है तो। फिर तोश से और ऊपर जाओ तो वो फिर वहाँ पे एक वो बता रहे थे कि एक ट्रैक है 20-25 किलोमीटर लंबा, जिसमें वो आदमियों की हड्डियाँ मिलती हैं, और मैंने कहा भाई रहने दे यार। फिर वो खरा, फिर वो मोटिवेट करते हैं वहाँ के लोग, आपको ट्रैकिंग पे जाना चाहिए। मैंने कहा भाई यहाँ से 100 मीटर चढ़ने में तो सांस फूल रही है, तुम्हें 25 किलोमीटर ट्रैकिंग लेके जानी है। आओ भैया देखो, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई समस्या तुम्हें? कसौल का समझ में आ गया, बाकी फिजिक्स का पता नहीं सर, तो हो नालायक। हम क्या करना चाह रहे थे? ये फिजिक्स हेडिंग क्यों है? क्योंकि तुम्हें याद दिलाते रहे कि फिजिक्स है। केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो। हमने ये देख लिया कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कहीं भी चिपका देंगे तो क्या होगा। अगर तुमने ये देख लिया है तो इसके बाद अब देखने की चीज़ है, तुम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो। पहले बोर्ड वाली चीज़ें ख़त्म कर लें तुम्हारे। देखो पापियो, सीरीज कॉम्बिनेशन देखो। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, होता कि नहीं होता ऐसा? ठीक, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, इसका C4। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? इनमें जाने वाली करंट, हाँ है ना। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन पे जो चार्ज, इसमें जो चार्ज ट्रेवल कर रहा होगा वो चार्ज कॉमन होगा, इन पे जो चार्ज डिपॉजिट होगा वो चार्ज कॉमन डिपॉजिट होगा, क्योंकि सारे के सारे किस में है? सीरीज। यही मतलब हुआ। तो मैंने तुम्हें ऐसे 4 से ना समझाया कि तुम्हें 2 से समझाता हूँ, ताकि तुमको थोड़ा सा डिटेल में आइडिया लग जाए। इस तरीके का गेम है। जब भी बोलूँ सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के केस में इन पे चार्ज सेम होगा, अगर रजिस्टर होंगे तो करंट सेम होगी। ठीक है, इसका पोटेंशियल है V। चौंच बंद रख के सुन, ऐसे सुन, प्रवचन कर रहा हूं मैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल है V1, यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब पोटेंशियल V2 है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि C1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल V2 है। जितनी बात मैं बोल रहा हूँ इतनी बात मैं कॉपी में लिखाऊंगा थोड़ी, तो तुम्हें अपने मन से खुद लिखनी पड़ेंगी पेपर में जब भी ऐसी बात आएगी तो। अब क्या किया कि पोटेंशियल अगर V है तो यही तो इन दोनों हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो V बराबर कितना होना चाहिए? V1 प्लस V2। सही बात है। इन सब में क्या सेम है? यहां से कितना चार्ज गया? Q, यही चार्ज इन पे डिपॉजिट हो गया। तो हमें ये पता था कि भैया Q बराबर तो होता है CV, तो यहां से हम बोल सकते हैं V बराबर कितना हो जाएगा? Q/C। बस हो गया काम। तो इस V को मैं लिख सकता हूं Q/C इक्विवेलेंट, क्योंकि V तो नेट है। राइट साइड आएंगे तो V1 को मैं लिख सकता हूं Q/C1, और V2 को लिख सकता हूं Q/C2। बच्चा पार्टी तुरंत समझ गई कि सर ये है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इतना चमक गया। रजिस्टर का पैरेलल, कैपेसिटर का सीरीज, दोनों एक ही बात है कि नहीं? ठीक। अब अगर ये एक ही बात है तो सुन, इस C इक्विवेलेंट को क्या मैं C1 C2/C1 प्लस C2 लिख सकता हूँ? अरे बोलना यार, हाँ या ना? ठीक। अब मैं कुछ कुछ केसेस तुझे दिखा रहा हूँ जिससे तेरी कैलकुलेशन सुपर फास्ट होगी। पहली चीज, इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर of C, capacitance C, are connected in series, then
सी इक्विवेलेंट की बात हो रही है, तो देख 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस कितने टाइम्स बोलना, n टाइम्स। तो 1/c इक्विवेलेंट कितना हो गया, n/c। तो यहाँ से c इक्विवेलेंट कितना आ गया, c/n आया कि नहीं आया? ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरा केस देख मजेदार, C1 भी C हो जाए एंड C2 भी C हो जाए तो C इक्विवेलेंट C/2 हो जाए। क्या बात बोली, C1 भी C हो जाए, C2 भी C हो जाए तो C इक्विवेलेंट C/2 हो जाए। वाह, लाइन बन गई। तीसरी चीज, तीसरा केस, C1 अगर C हो जाए, C2 अगर 2C हो जाए तो जो C इक्विवेलेंट है वो 2C/3 हो जाए। अबे नलायक, ये क्वेश्चन है और तुम्हें शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं तुम ऐसे समझो। अगर मान ले 5 और 5 है तो आंसर 5/2 C इक्विवेलेंट का। अगर 10 और 10 है तो आंसर कितना है, 5। अगर 50-50 है तो आंसर 25। ऐसे सेट करना है। दूसरी चीज, इसको ऐसे समझना है, एक अगर C1 C है और C2 उसका डबल है तो डबल वाले का 1/3 है C इक्विवेलेंट। जो बोल रहा हूं सोच, डबल वाले का 1/3 है। मतलब अगर ये 3 है, ये 6 है तो आंसर 6/3 है। समझा? लिख लिख के क्या कर लेगा, पढ़ना। अगर ये 10 है, ये 20 है तो आंसर 20/30 है C इक्विवेलेंट का। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, समझे? अगर ये 100 है, ये 200 है तो आंसर 200/3 है। मतलब डबल का क्या करना है, 1/3। ये मैंने निकाला यहीं से, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात है वैसे तो। बाकी सब प्यार मोहब्बत की बातें हैं, इनमें अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। इतना चमक गया? अब देख सीरीज कॉम्बिनेशन का भाई, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पहले ये कर ले, फिर वो बाकी लिखाते हैं। सुनिए देखो, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगेन मैं सिखाऊंगा तो दो से ही। ये C1 है, C2 है, इसका पोटेंशियल 0 है। क्या, कोई बात नहीं, अभी तो तुम छोटे बच्चे हो ना, अभी तुम्हें ये सब नहीं सिखाते। एक बात पक्की है कि अगर इस पॉइंट का नाम A है तो इसका भी नाम A है, इसका भी नाम A है, इसका भी नाम A है। अगर इस पॉइंट का नाम B है तो इसका भी नाम B है, इसका भी नाम B है, क्योंकि ये प्लेन वायर है, इनके बीच में कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं है। आया ना? मतलब A और B के बीच में दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा। यहाँ पर A और B के अक्रॉस कितना है, V, तो यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V। तो जब भी मैं कह रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब क्या सेम रहा होगा, पोटेंशियल सेम रहा होगा। सही बात है। वहां पे क्या सेम था सीरीज में, चार्ज। अब एक काम कर सकते हैं, जो कि अब तुम्हें बोर्ड में नजर बना के देखना है। यहां से जो भी चार्ज गया Q, इस चार्ज के दो हिस्से हुए, ऊपर वाले में Q1, नीचे वाले में Q2। इसका वाली प्लेट पे Q1 माइनस Q1, इस वाली प्लेट पे Q2 और माइनस Q2। इससे क्या तुम्हें कोई समस्या है? अगर ऐसा है तो मैं बोल दूंगा कि देख भाई, जो Q चार्ज है उसी के दो हिस्से हुए हैं। तुम कहोगे हाँ सर सही बात है, Q बराबर CV होता था सर, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। क्योंकि हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो अगर इन दोनों को हटा के एक इक्विवेलेंट भी बनाऊंगा तो उस इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी कितना रहेगा, V ही रहेगा कि नहीं रहेगा? सही बात है। तो ये C इक्विवेलेंट इंटू V, तो ये हो जाएगा Q1 के अक्रॉस C1V, Q2 के अक्रॉस C2V। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C1 प्लस C2। ये तो आसान है। मतलब रजिस्टर का जो पैरेलल, रजिस्टर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कैपेसिटर का पैरेलल है। चलो भाई, इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा, ऑफ कैपेसिटेंस C, तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो C C C C C C C C C करती मैं मरू क्या क्या गाना था वो?
तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, एन सी। दूसरी बात देखो भाई, दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात कुछ नहीं है, एक ही बात है, इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। छापो, हो गया खत्म। कैपेसिटर C1 is charged, capacitor C1 is charged by potential V1. Capacitor C1 is charged by potential V1 and capacitor C2 is charged by potential V2 and capacitor C2 is charged by potential V2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। केस 1, अब लिखो केस 1। If their like plates are connected, if their like plates are connected, अब तुम्हें तो पल्ले नहीं पड़ा होगा क्या हो गया है ना, नहीं समझ में आया ना, अब समझाते हैं। देखो बात ऐसी है कि कैपेसिटर है C1, इसको एक बैटरी से चार्ज कर दिया V1, ठीक है। एक दूसरा कैपेसिटर है C2, इसको चार्ज कर दिया V2। अब इनको निकाल लिया दोनों को, हो गए चार्ज, काम खत्म इनका, निकाल लो बाहर। निकालने के बाद अब मैं कह रहा हूँ केस 1, जब ये चार्ज हुए होंगे तो ये प्लस रहा होगा, प्लेट माइनस रहा होगा, ये प्लेट प्लस रहा होगा, ये प्लेट माइनस रहा होगा, हाँ या ना। बीच बीच में गायब हो जा रहा है ये, है ना, कोई बात नहीं, होता है। तो केस 1 में ऐसा है कि अपन ने इनको ऐसे जोड़ा है, ये C1 है और ये वाला क्या है, C2। तुम समझे बात को। तो हमसे पूछता है कि जब अपन ने इनको जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद इनका कुछ कॉमन पोटेंशियल आएगा, मतलब क्या होगा कि ये स्विच को, ये स्विच को भी ओपन रखा है, स्विच को अपन क्लोज कर देंगे, तो स्विच को क्लोज करने के बाद कुछ देर बाद ऐसा सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा चार्ज का, और चार्ज जब सेटल हो जाएगा तो इस पर प्लस माइनस, इस पर प्लस माइनस, एक वक्त ऐसा आएगा जब इन दोनों पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कभी भी सेम लेवल पे कनेक्ट ही नहीं रह सकते। अगर ये सेम लेवल से सेम वायर पे कनेक्टेड है, इसका मतलब इन दोनों का क्या सेम है, पोटेंशियल। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो अपन को ये पता करना है कि पोटेंशियल कितना है। तो देख ऐसा नहीं होता, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल होता है Q नेट अपॉन C नेट, ठीक है। तो Q नेट, तो V कॉमन में निकाल रहा हूँ Q नेट मतलब Q1 प्लस Q2, C नेट हो गया C1 प्लस C2। तुमने इसका प्लस और इसका प्लस जोड़ा है ना, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा V कॉमन का, वो बनेगा V कॉमन इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू C1 V1 प्लस ये कितना हो जाएगा C2 V2, और नीचे कितना हो गया C1 प्लस C2। याद रख पाओगे। इसका जो केस नंबर 2 है वो कहता है कि अगर मैं इनकी अनलाइक प्लेट्स को जोड़ दूं तो क्या होगा। तो देखो केस नंबर 2 में क्या है कि अपन ने इनको ऐसा जोड़ दिया, ये प्लस Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q2, ये C2 ये C1। जो केस नंबर 2 है वो कह रहा है अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड, इफ अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड। देख रहे हो तुम कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ताकि तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इफ अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड, कमांडेड नहीं लिखा है, कनेक्टेड लिखा है। जब अपन इसको क्लोज कर देंगे, तो जब इसको क्लोज करेंगे लल्ला, तो यहाँ पर भी V कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या है ना, एक
पे प्लस है और एक पे माइनस है, क्या तुम ये नेट चार्ज देख पा रहे हो? तो नेट चार्ज ना Q1 माइनस Q2 है अब इस सिस्टम का, और C नेट है C1 प्लस C2। फॉर्मूला वही है कि V कॉमन बराबर Q नेट अपॉन C नेट। ऐसे ही अगर तुम यहां पर देखोगे इस वाले में, तो हमने जो चार्ज देखा है ये Q1, ये Q2, ये सॉरी माइनस Q1 माइनस, क्या कर रहा हूँ, हाँ, प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, तो चार्ज तो मैंने यही लिया ना एक साइड की प्लेट का। सिमिलरली यहाँ पर जो चार्ज लिया है अपन ने वो ये चार्ज लिया है, तो ये चार्ज देखोगे तो Q1 माइनस Q2, तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इतना चमक गया? ठीक। अब गेम क्या है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो मैंने शुरू करी है। इतना डिस्कशन होने के बाद यहां पर ऐसा तो है नहीं कि जो चार्ज है वो अब सेम जो जितना पहले उतना रहा, टोटल चार्ज जितना पहले था उतना रहा, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ना। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो Q1 जो फाइनल रहा वो मैं क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा C1 इंटू वी कॉमन, आया ना। सिमिलरली जो Q2 फाइनल आया इन पर वो कितना आ जाएगा, C2 इंटू वी कॉमन। जब मैंने C1 को V1 से चार्ज किया तब जो Q1 आया वो Q1 की वैल्यू कितनी थी, C1 V1 थी कि नहीं थी? जब मैंने C2 को V2 से चार्ज किया तब Q2 कितना आया? अब जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास कुछ कॉमन पोटेंशियल आया। अब मुझे पता करना है कि कितना चार्ज Q1 फाइनल है चार्ज इनके बाद। तो जब इनको कनेक्ट करने के बाद इस पे जो फाइनल चार्ज देखा गया वो कितना आया, C1 V कॉमन, ये हो गया तुम्हारा Q1 फाइनल, और इस पर कितना हो गया, Q2 फाइनल। सिमिलरली इसका अपोजिट माइनस इस पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हारे? अबे तनिष्क, पड़ोसी तेरा मुंडी नहीं हिलानी, समझ में आया तो यहाँ बोलना है ना। पेन है पेन, और कान है इधर से डालूंगा खच। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम अब शुरू करता हूँ। जब चार्ज यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो कुछ ना कुछ चार्ज वायर के थ्रू गया होगा, तो वायर गर्म हुआ होगा, मतलब एनर्जी लॉस हुई होगी। तो वही एनर्जी लॉस के बारे में बात करनी है कि एनर्जी लॉस आखिर कितनी हुई। तो एनर्जी लॉस कितनी हुई, तो इसका सिंपल तरीका है U फाइनल, या एक तुम्हें अगर पता ही है लॉस ही हो रही है तो एक काम करो U इनिशियल माइनस U फाइनल कर दो, आया ना। तो मैं ना इसको ना चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं सीधा फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, वरना तुम सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत आसान है। U इनिशियल कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये कितना था, हाफ C2 V2 स्क्वायर, या लिख ही दें, लिख ही देते हैं, चलो अगले पेज पर लिख देते हैं, कर ही देते हैं। देखो एनर्जी लॉस कितनी थी, U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ C1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V कॉमन स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन स्क्वायर। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको सॉल्व करना है, V कॉमन की वैल्यू तुम्हें पता ही है, तो ये जो डेल्टा U है, डेल्टा U जो सॉल्व होके आता है वो आता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बात चमकी? अब अगर ये फॉर्मूला है तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में तुमने देखा कि एक बैटरी का, एक कैपेसिटर का टर्मिनल उल्टा हुआ है, एक प्लस था वो क्या हो गया है माइनस। तो ये जो फॉर्मूला है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये जो V1 माइनस है ना, इसमें क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, क्योंकि उल्टा हो गया ना, तो एक माइनस V2 हो गया। चमक गई बात? इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। सेकंड वाला केस रेयरली पूछा जाता है, मोस्टली पहले वाले केस से ही काम हो जाता है। आप लोगों को अब छाप लेना चाहिए, प्लीज छापिए।
अब बहुमत नहीं है, आप लोग माइनॉरिटी में हैं। देखो हैं हैं हैं, हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही है, हेलो, हेलो हेलो, अच्छा नहीं लग रहा है, डेटा थोड़ा चेंज किया जाए। हाँ फेरेड है, फेरेड, क्या हो गया? हाँ, इसको तो 2 माइक्रो फेरेड कर देते हैं, इसको कर देते हैं, कोई बात नहीं, कर देते हैं, दो ही दो रहने दो, दो वाला कर लेते हैं। बना लिया क्या तुम लोगों ने? अरे कोई बात नहीं, तुम तो अपने बच्चे हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे अपने बच्चे हो तो अपने बच्चों को कैसे जाने दूं मैं? बैठो यहाँ पे, सुनो, अबे कुछ कुछ बातें बता रहे हैं, सुन तो लो, तुम सुन। हाँ, देखो भाई, एक तुम्हारे स्कूल के टीचर्स हैं प्यारे, जो तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं, एक मैं हूँ जो तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम नालायक हो, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। ऐसा तुमको लगता है। सुनो यार, देखो ना, मैं कुछ बताने के लिए क्वेश्चन दो करा रहा हूँ, क्योंकि अभी फ्लो में है तो तुम सीख जाओगे, वरना 2 दिन बाद तुम नहीं सीख पाओगे जो चीज़ है। इसकी वजह से हंसी मजाक हो गई, अब सीरियस होके देखो। यार देखो, बात ऐसी है कि तुमने 60 वोल्ट को ऐसे जोड़ दिया। अब एक तरीका ये है कि मुझे पता करना है कि इन दोनों पे कितना चार्ज है और इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। दो चीज़ मुझे पता करनी है, ये जनरली दो चीज़ें पूछता है। इसका एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लें। आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना के, यहाँ पर 60 वोल्ट हो जाएगा, और ये 6 और 3 है, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट डबल का 1/3 होता है, मतलब 2 माइक्रोफेरेड हो गया। मैंने पेन नहीं उठाया, डायरेक्टली बोल दिया, तुम्हें भी ऐसे ही सोचना है, लेकिन लिखना पड़ेगा कुछ, तो ऐसे लिख देंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 3 × 6 अपॉन 3 + 6 माइक्रोफेरेड, मतलब 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड। बाकी डायरेक्टली आंसर अपन ने 2 माइक्रोफेरेड सोच लिया। अब यहाँ से जो कुछ भी चार्ज इस बैटरी से बाहर जा रहा होगा, ये चार्ज अगर अपने को लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू वी। तो C इक्विवेलेंट कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। फेरेड इसकी यूनिट है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और वोल्ट कितना है, तो 60 है, तो हो जाएगा 120 माइक्रोकूलम। सही बात है। तो जो चार्ज यहाँ इस बैटरी से बाहर निकला वो कितना निकला, 120 माइक्रोकूलम। इतना समझ में आता है तुम्हें? अब 120 माइक्रोकूलम है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2, यही चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यही तो इस पर डिपॉजिट हुआ, हाँ या ना? तो अगर मैं इसका नाम C1 रख दूं, समझ ले यार, लिखना मैं बाद में ना, इसका नाम C2 रख दूं, तो आप अगर इस पहले वाले कैपेसिटर को देखेंगे तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन C1 होगी कि नहीं होगी? तो Q अपॉन C1, तो Q कितना है मेरे पास, Q है 120 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रो, तो कितना हो गया, 40 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ, आया ना? सिमिलरली आप V2 भी निकाल सकते हो, लेकिन इसका एक सिंपल तरीका ये है कि टोटल 60 है, तो इस पे कितना बच गया, 20। तो लेकिन अपन तो अभी सब बच्चों वाली चीज़ सिखा रहे हैं, तो एकदम प्रॉपर कर देते हैं। 120 माइक्रो अपॉन 6 माइक्रो, तो हो जाएगा ये 20 वोल्ट। ये प्रश्न पहला है, तो तुम्हें पूरा मैंने डिटेल में बताया है। बाकी इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं
कि पेन कोने में रख दिया, दोनों हाथ जेब में डाल दिए और एक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही होना है, इसमें कोई जरूरत नहीं है पेन उठाने की। देखो कैसे, तुमको समझाने के लिए मैं पेन उठाता हूँ, उठाना तो पड़ेगा ना, तुम्हें तो समझाना है ना। जैसे यहाँ पे रंग बदल के, ताकि ये रेड वाला तुम्हें लिखना नहीं है, रेड वाला सिर्फ समझना है। ये 60 वोल्ट है, ये दोनों सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात बता, क्या सेम रहता है? चार्ज सेम रहता है कि नहीं रहता? जी, सीरीज में चार्ज सेम है, Q बराबर CV है, तो Q तो सेम ही है इन दोनों में। तो जो पोटेंशियल होगा वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या मैं V1:V2 को C2:C1 लिख सकता हूं? आया ना, क्योंकि इनवर्स रेशियो है ना। तो अगर ऐसा है तो C2:C1 कितना हो गया? 6:3, मतलब 2:1 हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर ये ऐसा है तो यहां से ये हो गया V1:V2 की वैल्यू आ गई 2:1। तुम्हें किसको डिवाइड करना है? 60 वोल्ट को। तो जो V1 है वो कितना हो जाएगा? 2/2+1 इंटू 60। ये वाली बात बता चुका हूं मैं, रेशियो में डिवाइड करना। सिमिलरली V2 हो जाएगा 1/1+2 या 2+1 इंटू 60। आंसर सेम ही आएगा, या 40 आएगा या 20 आएगा। ये सब कैलकुलेशन अपने को दिमाग में सोचनी है। अब दिमाग में सोच के देख, चार्ज तो सेम है दोनों में। ये 3:6 है, मतलब 1:2 है, तो 2:1 में पोटेंशियल हो गया। 2:1 में 2+1 कितना हो गया? 3। 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 20। 20 इंटू 2 40 इधर, 20 इंटू 1 20 इधर। सीधा आंसर, टिक करो, आगे बढ़ो। सब्जेक्टिव पेपर के लिए इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव में तो पेन भी नहीं उठाना है इसमें। चमक गई बात? लेकिन अपन को तो सारा करना है, अपन को तो अभी सीख रहे हैं ना, जब तक बेसिक नहीं पता होगा अपन कैसे करेंगे सारी चीजें। इतनी बात समझ में आ गई। इस वाले क्वेश्चन को अपन अगले पेज पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हिम्मत है? सर मना कर देंगे तो भी कौन सा आप मान जाओगे? नहीं नहीं, मेरे अंदर बहुत दया है। तुम एक बार बोल के तो देखो। यही तो नहीं बोलना है। अब देखो दूसरी चीज, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी रंग बदल के करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा ना, इन दोनों के अक्रॉस। जो भी चार्ज यहां से फ्लो होके गया Q, इस Q के ही दो हिस्से हुए। ऊपर वाले में Q1 गया और नीचे वाले में कितना गया बेटा? Q2। तो जैसे मुझसे कोई बोले कि Q1 बता दो, तो मैं बोलूंगा C1 इंटू वी, क्योंकि पैरेलल में V तो सेम ही है। सिमिलरली मुझसे कोई बोले Q2 बता दो, तो C2 इंटू वी डायरेक्टली। ठीक, तो ये C1 इंटू वी कितना हो गया? दैट इज 2 माइक्रो इंटू 50, मतलब 100 माइक्रो कूलम हुआ। और ये हो जाएगा 3 माइक्रो इंटू 50, मतलब 150 माइक्रो कूलम हुआ। आया ना? कोशिश करो एक चीज और समझने की, कि क्या मैं ये इसको बिना सॉल्व किए भी बता सकता था? तो आंसर है हाँ, बता ही सकते थे। ये तो डायरेक्टली हो ही सकता है, पैरेलल में कैलकुलेशन करना बहुत आसान होती है। अब ये अगर तुम्हारे बुद्धि में घुस गया है तो इसको अब देखो, टोटल Q नेट अगर निकालना है, जो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, तो हो जाएगा 100 प्लस 150, मतलब 250 माइक्रो कूलम। इसको क्या सर इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं? तो देखो इक्विवेलेंट से तो कर ही सकते हैं। इक्विवेलेंट से इनका जो C इक्विवेलेंट है वो कितना हो गया? C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, दैट इज 2 प्लस 3, मतलब 5 माइक्रो कूलम फेरेड हुआ कि नहीं हुआ? और इसको अपन ने जोड़ा किससे है? एक ऐसी बैटरी से जो 50 वोल्ट की है। तो यहाँ से फ्लो होने वाला जो Q चार्ज होगा, वो Q चार्ज कितना हो जाएगा बच्चा? C इक्विवेलेंट इंटू V, दैट इज 5 माइक्रो इंटू 50, तो मतलब 250 माइक्रो कूलम। कैसे भी कर सकते हैं, है ना? अगेन ये चीज मैंने इसके लिए पढ़ाई ही नहीं है, ये बात बताने के लिए बताया है
कि आपके पास यहाँ पे चार्ज आया Q, बोर्ड में नजर रख, ये चार्ज दो हिस्सों में बटा। अब तेरे पास बैटरी कुछ नहीं है, बस चार्ज ही डायरेक्टली पता है। इस पे गया Q1, इस पे गया Q2, ये है C1, ये है C2। तो ध्यान इस चीज का रखना है अब इन तरीके के क्वेश्चंस में कि जो भी चार्ज है Q, यही दो हिस्सों में बटा है। Q बराबर CV है तो C1 C2 का क्रॉस पोटेंशियल ही तो सेम है, हाँ या ना? अगर इनके पास पोटेंशियल सेम है तो Q बराबर CV के हिसाब से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो जो Q1 इज टू Q2 होगा वो C1 इज टू C2 के रेशियो में बटेगा। और बटेगा क्या? Q, Q के ही तो दो हिस्से हुए हैं, तो ये इस रेशियो में बटेगा। ये रेशियो में बांटना मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, क्या तुम इस चीज को पकड़ पा रहे हो? रेशियो में बांटने से जो क्वेश्चन टफ होते हैं वो इजी होते हैं। बोर्ड में ये सब करने की जरूरत नहीं, बोर्ड में तो जो नॉर्मल तरीका है इक्विवेलेंट वगैरह निकाल के उससे काम करना है। लेकिन जब तुम आओगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में तो वहां पे ये सब अपने को काम करना पड़ेगा, रेशियो में डिवाइड करना। तो रेशियो में डिवाइड करने में आप कंफर्टेबल होने चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।